सुपर इंटेलिजेंट नहीं था, सामान्य विद्यार्थी था। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि अगर करना है तो करना है। देखिए, ये 12th फौजी का बच्चा है और जिसको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे 100 बच्चे हों, 1000 बच्चे हों, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरा ये कोर्स है 10th और 12th क्लास का, वो उपलब्ध कराऊँगा। ये आपके आप माध्यम से बता, लेकिन सबसे मुश्किल काम है उस मैदान में डटे रहना। मैं 12 साल तक डटा रहा, इसलिए आज आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना के छावनी इलाके से आज एक होनहार प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने राजस्थान में नाम रोशन किया है, नीम का थाना का, शेखावाटी क्षेत्र का। और हमारे साथ है आज श्रीमान विजय जी यादव, जो आरएएस में 8वीं रैंक इन्होंने सैनिक कोटे से प्राप्त की है। और बहुत खास, अगर आपके बच्चे भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके परिवार में भी कोई विद्यार्थी आरएएस की तैयारी कर रहा है, तो इनसे सीखने को मिलेगा कि किस विकट परिस्थिति में भी इन्होंने संघर्ष के समय, एक दुखी मन के समय, मतलब परिवार में पीड़ा के समय, मतलब इन्होंने अचीवमेंट किया, कितनी बड़ी बात थी। और खास तौर पे 6वें अटेम्प्ट में इन्होंने अचीवमेंट किया है। और ये है अभी इसमें विजय जी यादव, जो 8वीं रैंक है इनकी, पहले तो इनसे परिचय जानते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। विजय जी, आपका झलको शेखावटी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भी आपको शुभकामनाएं, हमारी भी शुभकामनाएं, आप आरएएस बने और आज कई दिनों बाद में इंटरव्यू हो रहा है, तो बताएं आप क्या अचीवमेंट है आपका। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जो जीवन का जो अनुभव मेरा रहा, किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा, उसकी जर्नी शेयर करने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि मैं भारतीय वायुसेना में 2005 से 2025 तक नौकरी कर चुका हूँ और ये आरएएस में मेरा 6ठा अटेम्प्ट था। इसके पहले भी मैं 2021 में इंटरव्यू दे चुका था सर, लेकिन ये है कि संघर्ष काफ़ी लंबा रहा और इस संघर्ष के दौरान ही काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ भी आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, लगा रहा और लास्टली सर सफलता मिली। आपने सैनिक कोटे से? जी सर। कौन सा कोटा था वो? ये हमारा एक सर्विसमैन का कोटा है जिसमें मुझे 8वीं रैंक प्राप्त हुई है जी। और हो सकता है मुझे या तो डीएसपी की या तहसीलदार की पोस्ट इसमें अलॉट हो जाएगी सर। जी, या तो ये तहसीलदार बनेंगे या डीएसपी पुलिस विभाग में जा सकते हैं। और खास बात यह है, अब बात करेंगे कि आपके बच्चे भी किस प्रकार से, अगर विजय जी को आप देखोगे, इनके जीवन का अनुभव, जीवन की पीड़ा गाथा और इनके अचीवमेंट को आप देखोगे, तो आप भी कहीं ना कहीं सीखोगे और आप भी आरएएस बनने का जो जज्बा है। एक खास बात, दुख की बात यह है कि इनके भाई जिस जिस वक्त ये आरएएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसी परीक्षा थी आसपास में, उसी दौरान इनके भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और लगातार भाई की मदद के लिए दिन रात खड़े थे विजय यादव। और हालांकि दुख से कहना पड़ रहा है कि इनके भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके भाई की भी इच्छा थी कि मेरे बड़े भैया आरएएस बने। यानी कि उस दौरान इन्होंने क्या कितना संघर्ष किया, ये कहा नहीं जा सकता। और खास बात यह है, भारतीय वायुसेना, एयरफोर्स के हमारे सेना के जवान रह चुके हैं, मतलब सैनिक रह चुके हैं, एक देश की सेवा कर चुके हैं और अब इस समाज में आकर, रिटायर हो गए, इस समाज में आकर इस समाज की सेवा करेंगे आरएएस बनकर। खास बात यह भी है कि इन्होंने आरएएस की रिजल्ट आने से पहले या तैयारी के दौरान ही ये सोच लिया था कि मैं अगर आरएएस नहीं बना तो मैं इन बच्चों को एजुकेटेड करूंगा, शिक्षा दूंगा। तो इन्होंने कोचिंग क्लास भी खोली जो गुरुजी के नाम से है और लगातार ऑनलाइन इन्होंने शिक्षा देना, इनका खासा अच्छा स्टूडियो भी है, ऑनलाइन इन्होंने शिक्षा देना बच्चों को जारी रखा और वहीं इस दौरान आरएएस का रिजल्ट भी आया। तो अभी बात करेंगे कि किस प्रकार से पहले तो आरएएस की तैयारी इन्होंने की है, किस प्रकार से संघर्ष रहे हैं और अचीवमेंट किस प्रकार से प्राप्त हुआ, बताएं सर। जी सर। तो आरएएस की जो परीक्षा है सर, ये 3 चरणों में होती है, जिसमें पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो इसी क्रम में मैंने भी अपनी तैयारी सर 2013 में शुरू की। 2013? हाँ सर। हालांकि 2013 से और 2026 में आज हम खड़े हैं, तो एक तो परीक्षा का स्तर काफी बदल गया है सर। अभी पहले काफी आसान प्रकृति के सवाल आते थे, लेकिन अभी काफी हार्ड और एनालिटिकल सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रकार के सवाल आए थे? जैसे पहले जैसे सिंपल फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती थी सर,
कि भाई जैसे राजस्थान में आरपीएससी का सबसे ज्यादा समय तक चेयरमैन कौन रहा, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। अभी वो पूरा एनालिटिकल सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें क्या कमियां आप देखते हैं, उनका विश्लेषण कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो परीक्षा है इसका स्तर भी धीरे धीरे बढ़ा है। तो अब अगर हम उस स्तर के बराबर, अगर मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो आगे तैयारी करेंगे या जो तैयारी कर रहे हैं, और इस साल तो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है 2026, और वैकेंसी भी आ चुकी है, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, मैं अपने 10-12 साल के अनुभव से यही कहूंगा कि इस परीक्षा को, पहली बात तो अगर आपको करना है तो बाकी सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको। मोबाइल, रील, ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, पूरी आपको तन्मयता के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तभी ये, क्योंकि राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, तो इसके लिए मेहनत तो मांगती ही है एग्जाम। दूसरा, मेहनत से ज्यादा है स्मार्ट स्टडी, कि आपको क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो आपको नहीं पढ़नी है। सबसे पहले तो है कि सेल्फ स्टडी करो आप, जो भी काम की चीजें हैं वो आपको जहां से उचित लगती है वहां से देखो, विश्लेषण करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ और तैयारी करो। और दूसरा सर, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं शिक्षा से काफी लंबे टाइम से जुड़ा हूँ, मैंने 3-3 विषय में एमए भी किया है सर, नेट क्वालिफाइड भी अच्छा हूँ, अच्छा। तो मुझे पढ़ना पढ़ाना काफी अच्छा लगता कौन है। कौन से विषय से एमए किया आपने? सर मैं पबेट से और हिस्ट्री से एमए कर चुका हूँ, और हिंदी से मेरे अभी फाइनल ईयर के पेपर है, हिंदी लिटरेचर से। तो इस तरह से 3 सब्जेक्ट में मेरी जो है वो हुई है। जी। हाँ सर। तो बात करेंगे आपके संघर्ष के दौर की, और जो इनके भाई की कहानी है इस दुनिया में नहीं है खैर आखिर, लेकिन वो कहानी भी काफी दर्द से जोड़ती है, एक संघर्ष से जोड़ती है। और उस संघर्ष में भी इंसान करे तो क्या करे, वो विजय जी से सीखने को मिलेगा। तो बैठ के बात करते हैं इस मुद्दे पर। सभी धन्यवाद। तो आप विजय जी आरएएस बने, आपको बहुत शुभकामनाएं मिली, बहुत लोगों ने नीम का थाना में आके यहाँ स्वागत भी किया, यादव समाज में भी आपका भव्य स्वागत हुआ, अनेक लोगों ने शुभकामना दी सोशल मीडिया पे। तो इसके पीछे जो आरएएस में आपकी सफलता है, आपकी मेहनत है, कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर मैं जैसे एयरफोर्स में रहते हुए तो, क्योंकि मेरी जो पोस्टिंग रही सर, वो फाइटर स्क्वाड्रंस में रही ज्यादातर, 4 में से 3 पोस्टिंग। अच्छा। तो वहाँ की लाइफ स्टाइल थोड़ी हार्ड होती थी, वहाँ सुबह 4:30 बजे ड्यूटी जाना होता था, और जब अगर नाइट फ्लाइंग है तो रात को 1:30-2 बजे वापस आना होता था। तो वहाँ उतना समय नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी जैसे सैटरडे को दोपहर बाद में और संडे का जो टाइम होता था, उसका मैं पूरा यूटिलाइजेशन करता था, क्योंकि जो टाइम मिले बचेगा वही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब मैं रिटायर हो गया, जैसे 31 मार्च 2025 को मैं रिटायर हुआ सर, और 1 अप्रैल को मैं, मेरी ड्यूटी प्लेस था आदमपुर जालंधर, वहाँ से मैं घर पहुंचा, और 2 अप्रैल को सर मैं जयपुर पहुंच गया था लाइब्रेरी में। और 2 अप्रैल से, और मेरी जब तक एग्जाम हुई तब तक मैंने डेली 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई की सर। सुबह 8-9 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था, और रात को 9-10 बजे के लगभग वापस आता था। जयपुर में रहकर? जयपुर में रह करके मैंने तैयारी की। आपकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, हाँ सर, परिवार मेरी भी है? शादी बहुत काफी मतलब सालों पहले हो गई। मेरी बेटी भी 12th क्लास क्लास पास कर चुकी है सर। हाँ सर। और तो जब, परिवार को मैनेज किया और लाइब्रेरी में भी जाना, 8-10 घंटे करीबन पढ़ाई करना। अब इसी दौरान सर क्या हुआ कि मेरे जो छोटा भाई था उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया था। अच्छा। तो मेरी एग्जाम थी जून में, लेकिन मई में हमें उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। उस टाइम थोड़ा 15-20 दिन मेरा को अच्छा, जून में एग्जाम थी आपकी आरएएस की, लेकिन मई में ही कैंसर को जो ऑपरेशन करवाना पड़ा इलाज के लिए? जीप पे था। तो उसके बाद में हालांकि मैनेज कर लिया मैंने, क्योंकि भाई ज्यादा प्रायोरिटी था, इसलिए चीजें हो गई मैनेज। भगवान की भी कुछ कर पा रही कि मतलब फिर भी मेरा एक मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया। कैसे मैनेज किया, मतलब उस यही दौरान था क्या, सर कि, उस दौरान ऐसा वो दौर था, वो आप दर्शकों को बताएं, जिससे उस दौर में भी अगर कोई हो, खैर ना हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा कोई दौर आता है जब एक तरफ मंजिल रहती है, एक तरफ परिवार की पीड़ा या संघर्ष रहती है, उस दौर से बाहर कैसे निकलें, आप कैसे निकले, ये बताएं थोड़ा सा। निश्चित रूप से सर, जीवन है तो संघर्ष भी आएगा और इसमें कठिन परिस्थितियां भी आएंगी। जी। तो मैंने यही ठान लिया था कि चाहे भगवान मेरी जितनी भी परीक्षा ले, मैं किसी भी मोर्चे पे फेल नहीं होऊंगा। अगर मेरे परिवार की बात है तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। परीक्षा मेरे लिए उस समय सेकेंडरी है, लेकिन ये था कि मेरे को मेरे भाई का चूंकि सपना था, इसलिए मुझे परीक्षा पे भी पूरा फोकस रखना था। तो जब मैं अगर हॉस्पिटल में भी उसके पास रहता था तो मैं अपनी बुक लेकर के वहीं उसके सिराने बैठा रहता था और पढ़ता रहता था। तो मैं यही कहूंगा कि आजकल हम छोटी छोटी समस्याओं से
हार मान करके और ये सोच लेते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो होशियार नहीं हूँ पढ़ाई में। इस तरह के एक्सक्यूज लेके लोग हार मान लेते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा, मैं एक सामान्य विद्यार्थी रहा। 61-62% मेरे 12वीं क्लास में है। तो मैं कोई बहुत बड़ा मतलब सुपर इंटेलिजेंट नहीं था, सामान्य विद्यार्थी था। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि अगर करना है तो करना है। ये देखिए, चीज 12th क्लास में इनके परसेंटेज भी कम थे, लेकिन एयरफोर्स में रहते ही इन्होंने पढ़ाई की, रिटायर होने के बाद में पढ़ाई की, 6वें अटेम्प्ट में पास हुए। और भाई की भी इच्छा थी कि आरएस बने। इधर भाई के कैंसर हो गया था, स्टेज थी लास्ट शुरू की या जो भी, उसमें इन्होंने भाई को भी लगातार हॉस्पिटल में दिखाया, इलाज की करवाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इधर पढ़ाई भी, दोनों समस्याएं भाई। तो आपके भैया क्या नाम था उनका, छोटे भाई थे? जी, मेरा छोटा भाई था, रवि नाम था उसका। रवि यादव। और रवि यादव, हम 4 भाई-बहनों में सबसे छोटा था। जी। और बिल्कुल वो मेरे बहुत दिल के करीब था। वो मतलब मेरे छोटे भाई से ज़्यादा मेरे बेटे की तरह मैं उसको रखता था जी। हमेशा। लेकिन भगवान ने मतलब अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अब ईश्वर की मर्ज़ी के आगे किसी की चलती नहीं है। तो आपके रवि जी की क्या इच्छा थी, आपके छोटे भाई की? आप क्या बनना चाहते हो? वो क्या इच्छा थी उनकी? एक्चुअली मेरी से ज़्यादा उसकी इच्छा थी कि मेरा आरएस में सिलेक्शन हो। और हर बार जब भी मैं एग्ज़ाम देता तो वो कहता था कि इस बार भाई साहब आपका ज़रूर हो जाएगा। लेकिन शायद ईश्वर की नियति कुछ अलग ही थी कि जिस दिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, उस दिन मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। बिल्कुल, विजय जी ने वास्तव में संघर्ष किया है। इस उम्र इनके बच्चे भी हैं, 15-16 साल के, 12वीं में पढ़ते हैं, इनकी बालिका एक बच्चा है। तो कुल मिला के उधर भाई का मतलब ये, और इनके भाई की इच्छा थी कि भैया आपके बार 6वें अटेम्प्ट में इन्होंने पास किया है। इसका तात्पर्य सीधा सा है, मेहनत की है, संघर्ष किया है, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो पीछा नहीं छोड़ते, लगातार मेहनत करते हैं मंजिल की तरफ का, उन्हीं को मंजिल मिलती है, जिसका साक्षात उदाहरण विजय जी यादव हैं। और भाई की इच्छा पूरी तो हुई, लेकिन दुःख की बात है कि इनके भाई इस दुनिया में नहीं है, तब जाके ये रिज़ल्ट आया। वो भाई एक्सपायर कब हुए थे आपके? सर 1 फरवरी को, 1 फरवरी और 2026 को। एग्ज़ाम कब थी? एग्ज़ाम तो जून में थी, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था उसी दौरान भाई। 25 में? हाँ, 25 में थी एग्ज़ाम। जून 25 में थी? जून 25 में। जून 25 में एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम आपने दी। और भाई कब हुए? भाई फरवरी में। एक्चुअली भाई मेरा सही हो गया था ऑपरेशन के बाद में, लेकिन फिर दोबारा से मतलब डिटेक्ट हो गई वो प्रॉब्लम। अच्छा। और 1 फरवरी 2026 को एक्सपायर हो गया। ऑपरेशन के बाद में सही भी हो गए थे, लेकिन दोबारा से वो प्रॉब्लम आ गई, और 1 फरवरी 2026 को इनके भाई, इनके भ्राता है जो देहांत हो गया, लोग गमन कर गए। और अपनी उस इच्छा को लेके उसके बाद में रिजल्ट कब आया आपका? रिजल्ट तो सर मेरा अभी 17-18 अप्रैल को आया है। अ, तो वही है कि अब घर में दुःख भी है और खुशी भी है, लेकिन क्या है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। हाँ, तो मैं तो जो यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको यही कहूँगा कि बेटा जीवन स्मूथ नहीं होता है। जीवन कभी भी ऐसे मतलब सीधी रोड नहीं होती है। बहुत कठिनाइयाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। लेकिन सक्सेस वही आदमी होगा, कामयाब वही होगा जो इन परिस्थितियों से लड़ेगा। परिस्थितियों से भागना बहुत आसान है, आप छोड़ के भाग सकते हो। मैदान छोड़ के भागना सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है उस मैदान में डटे रहना। मैं 12 साल तक डटा रहा, इसलिए आज आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। दूसरा सर, मैं जो शिक्षा, क्योंकि मैं दिल से जुड़ी आप हुई। आरएएस का रिजल्ट आने से एग्जाम से पहले ही पढ़ाने लग गए थे ऑनलाइन कोचिंग, ये बताएं। जी सर, ये आप देख रहे हैं सर, ये सेटअप जो मैंने बनाया है ये ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के लिए बनाया है। और गुरुजी 4.0 के नाम से मैंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है सर, जिसपे क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों को मतलब एक होता है सर कि कुछ भी पढ़ा देना, एक होता है कि 10, 20, 50 टीचर्स में से जो बेस्ट टीचर्स हैं उनका चयन करना। मैंने प्रॉपर तरीके से कम 30, 40, 50 टीचर्स का डेमो लिया। उसमें से मैंने जो टीचर छाँटे, आज अगर वो टीचर से कोई बच्चा पढ़ने जाएगा तो वो उनका महीने का चार्ज होगा 5 से 6,000 रुपए। लेकिन वही टीचर्स से मैंने मैनेज करके और रिकॉर्ड करवा के आज वही कोर्स हम मात्र 699 रुपए में पर सब्जेक्ट का 12th क्लास का साइंस का कोर्स दे रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप एक बार जा करके, आप अगर पेरेंट्स हैं या अगर आप बच्चे भी हैं, एक बार हमारा ऐप डाउनलोड करके उसमें फ्री वीडियो मैंने डाली हुई है। आप एक बार क्वालिटी और कंटेंट देखिए कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं 699 रुपए में, मतलब उसकी एक क्लास हो, इस तरह का कंटेंट है। लेकिन हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट नोट्स, उसमें पूरा आपका पीवाईक्यू मतलब हो गया। गरीब गरीब तबके के विद्यार्थी परिवार के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और सर मैं आपके माध्यम से ये और एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ
कि कोई भी गरीब बच्चा है, कोई बीपीएल का बच्चा है, कोई शहीद का बच्चा है, कोई फौजी का बच्चा है और जिसको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे 100 बच्चे हों, 1000 बच्चे हों, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरा ये कोर्स है 10th और 12th क्लास का, वो उपलब्ध कराऊँगा। ये आपके आप माध्यम से बताना ये चाहता हूँ। देखिए, देश के जो शहीद होते हैं हमारे सैनिक, उनके अगर परिवार में कोई बच्चा है और क्या बताया आपने, कोई भी गरीब गरीब बीपीएल का एकदम जो बच्चा है, बीपीएल में है, रेखा में है, उसमें दिव्यांग बच्चा है, कैसा दिव्यांग भी है, बच्चा है मतलब उनको फ्री फ्री कोचिंग करवाएंगे ये ऑनलाइन का। ये देखिए कितनी खास बात है ये। और एक अभी पूछते हैं कि अगर ये डिप्टी बनेंगे, डीवाईएसपी पुलिस अधिकारी या तहसीलदार बनेंगे, तो अब की कोचिंग तो आपने शिक्षा देने का काम तो किया है, किसी को फ्री भी पढ़ाया है, किसी को नॉर्मल 200-400 रुपए लेके फीस पढ़ाई है। अपना ये सेटअप ये देख रहे हो कितना इन्होंने खर्चा किया, लेकिन इन विद्यार्थियों के लिए, इन मतलब यहाँ के जो विद्यार्थी, कोई बच्चा पढ़ के और कुछ बने, बस यही इनका उद्देश्य है। और अब आरएएस अधिकारी आप लेवल बनते हो, तो आपको डिप्टी या तहसीलदार की पोस्ट मिलती है, तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? जी सर, मेरा उद्देश्य केवल और केवल मात्र सर ये रहेगा कि कोई भी गरीब आदमी जो है, अगर वो मेरे पास किसी उम्मीद को लेकर के आया है तो मैं उसकी उम्मीद पूरा करूँ, उसको आराम से बैठाऊँ, बात करूँ उससे और उसकी समस्या को सुनूँ। क्योंकि क्योंकि मैं भी गरीबी से ही उठ के आया हूँ सर, मैं कोई बहुत पैसे वाला आदमी नहीं था, बहुत गरीबी देख के आए हैं हम लोग, एक सामान्य परिवार से हैं। तो अगर किसी गरीब आदमी से अगर आप हँस के अच्छे से उसकी समस्या को सुन लेते भी हैं, तो वो संतुष्ट हो जाता है। समाधान करना ना करना तो वो आपके कानून और विधि के अनुसार, अगर कोई चीज़ उचित है तो वो आप कर देंगे, कोई अनुचित काम है तो वो नहीं हो और पाएगा। मानवीय संवेदना और इंसानियत संवेदना आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है सर। मैं देखता हूँ लोग मतलब 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, तहसीलदार साहब, डिप्टी साहब मिलते ही नहीं है उनसे, उनके गेट तक नहीं पहुँच पाते वो। तो अगर मैं जिस भी जैसे डिप्टी भी बनता हूँ या तहसीलदार बनता हूँ, मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, वो यही रहेगा कि जो भी गरीब और लाचार व्यक्ति है या कोई भी है, उनको सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि उनका काम मैं करूँ। सर, और बाकी और कोई उद्देश्य? और उद्देश्य मेरा यही है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैं जुड़ा रहूँ, जितना भी समय मिलेगा जैसे मेरे को ड्यूटी जॉइन करने के बाद में, तो मैं मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिले और बच्चों से मैं यही निवेदन करूँगा कि बेटा आपके ये जो पढ़ने के है ना, ये 4-5 साल आप अगर पढ़ लेते हो, तो आपको जीवन में फिर आगे रिग्रेट नहीं होगा, ना फिर आप परेशान होगे और अगर ये 4-5 साल आपने मज़े कर लिए तो पूरी ज़िंदगी में संघर्ष ही संघर्ष रहेगा, क्योंकि बहुत कठिन कॉम्पिटिशन है आजकल। इवन आजकल 4th ग्रेड के एग्ज़ाम में भी कॉम्पिटिशन है, तो आरएएस और ये एग्ज़ाम तो काफ़ी बड़े हो गए। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कामयाब होना, तो सुख चैन को अपने त्याग दो, मोबाइल को त्याग दो और अच्छे से पढ़ाई करो। मेरी आप सभी को यही मतलब राय देखिए है। कितनी अच्छी बात कही है विजय जी ने। अगर कामयाब होना है तो आज क्या तो मेहनत कर लीजिए भाई, और जैसे विजय जी ने की है। अब विजय जी ने मेहनत की, अब आरएएस अधिकारी बन गए। अब आराम ही आराम है। अब आराम से जिंदगी जियो, कर्तव्य निभाओ, ड्यूटी निभाओ, घर परिवार को संभालो। और इन्होंने अगर वो समय नहीं दिया होता, वही कह रहे हैं कि अगर आप आज 5-6 साल अगर संघर्ष करते हो तो पूरी जिंदगी आराम करो। आज आप मौज करते हो, पूरी जिंदगी संघर्ष करो। यही बिल्कुल टिट फॉर टैट कहा जाता है ना। और विजय जी ने खूब अच्छा बताया कि खास तौर पे गरीब, कमजोर, दिव्यांग, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी मदद करना और विधि के सम्मत चलना, कानून सम्मत चलना, सरकार के नियम कायदे से चलना, ये सभी इनके उद्देश्य हैं। और खास तौर पे मानव अगर संवेदना नहीं होगी ना, अगर किसी में मानवता, इंसानियत नहीं होगी अधिकारी में भी, तब वो अधिकारी का पद एक तरह से कोई काम का नहीं है। जिस अधिकारी के पद में मानवता, इंसानियत है, वही अधिकारी श्रेष्ठ है आमजन की नज़र में। और एक गरीब की नज़र में, कि गरीब ये सोचेगा देख मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा अधिकारी है, इसने मेरी मदद की है, वास्तव में मेरी नज़रों में महान है। तो किसी के दिलों में राज करना है तो मानवता, इंसानियत को ज़िंदा रखना आवश्यक है, जैसा कि विजय जी ने बताया। दूसरी बात ये करूँगा सर, कि आपका इंटरव्यू हुआ जी सर, आरएएस का। जी सर। इस लास्ट वाले इंटरव्यू में आपने कैसे क्या किया? क्या क्या सवाल थे? जी किस सर। प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए? किस प्रकार से आपने उस इंटरव्यू में अपना आत्म कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया और आपने जवाब दिया? बताइए। जी सर, मेरा जो इंटरव्यू था वो हेमंत प्रियदर्शी साहब थे, उनके बोर्ड में था, जी, जो पुलिस बैकग्राउंड से आते हैं जी, और काफ़ी मतलब अच्छे से उन्होंने मेरे से बातचीत की और
बेसिक चीज़ें मेरे से उन्होंने पूछी, जैसे एयरफोर्स के बारे में, थिएटर कमांड वगैरह क्या होती है। फिर उन्होंने जैसे अभी धुरंधर मूवी के बारे में मेरे से कुछ सवाल किए, उस समय धुरंधर मूवी काफ़ी चर्चा में थी। उसके अलावा उन्होंने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से मुझे कुछ सवाल पूछे। तो इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया। हालाँकि नंबर मेरे 46 ही आए, तो कारण मैं समझ नहीं पा रहा कि इतने कम नंबर क्यों आए, लेकिन हो सकता है क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा समझदार और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने न्याय किया ही होगा। और बाकी अच्छा हुआ, मेरा अनुभव था, इंटरव्यू का जो अनुभव था मेरा काफ़ी अच्छा रहा सर। काफी अच्छा रहा। हाँ सर। दूसरी बार इंटरव्यू दिया आपने? जी सर, 2021 में भी मेरा इंटरव्यू हो चुका है सर। उसमें क्या हुआ था? एज़ ए जनरल कैंडिडेट दिया था मैंने वो। उस समय जो है सर, वो फाइनली जो है मेरा सिलेक्शन रह नहीं गया था हुआ। इंटरव्यू में। इंटरव्यू हो गया था, लेकिन मतलब जो रैंक मेरी आई थी, उसमें मुझे कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुई थी। अच्छा, फिर आपने दोबारा संघर्ष जी किया। सर, जी सर। बिल्कुल, तो आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप जी सर, दर्शकों सबसे को? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपने मुझे मौका दिया, और आप जो काम कर रहे हैं मैं बहुत बारीकी से उसको देखता हूँ। बहुत अच्छा, एक एक होता है कि पूरी मतलब ईमानदारी से और जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात करना, तो आपको उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आप जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में काबिल-ए-तारीफ़ है। दूसरा, मैं सबसे मतलब मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं नीम का थाना से हूँ, और मेरी मतलब ये गर्व जब लोग मुझे बोलते हैं कि आपने नीम का थाना का नाम रोशन किया है, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। क्योंकि जहाँ पे आप पैदा हुए, बड़े हुए, तो वो चीज़ें आपके दिल से हमेशा करीब रहती है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर आरएस के बारे में भी कोई गाइडेंस उसको चाहिए, तो एनी टाइम मेरे से आकर के मिल सकते हैं। दूसरा, 10th-12th क्लास के जो बच्चे हैं, जो इस बार 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप कोर्स मत खरीदो, चाहे एक बार जाकर के डेमो क्लासेस ज़रूर देखो हमारे गुरुजी 4.0 ऐप पे। यूट्यूब पे है कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सर। फेसबुक पे? यूट्यूब, फेसबुक सब पे अवेलेबल इंस्टा है। पे, सब पे? जी सर। क्या नाम है, दोबारा बता दीजिए गुरुजी दर्शकों को। 4.0 है, और ये लोगो भी है सर, अगर आप इसको देख पा रहे बिल्कुल, हैं। हम तो आ गए जल्दबाजी में इनके पास, ये तो पढ़ा ही रहे थे बच्चों को ऑनलाइन, फिर अचानक हाँ, जी सर। तो तो यही है कि आप एक बार ऐप डाउनलोड करके और एक आप वीडियो आप देख लीजिए हमारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं। फिर अगर आपको उचित लगे कि भाई ₹699 में अगर एक पूरे सब्जेक्ट का कोर्स वास्तव में लेना उचित है, जिसमें हम नोट्स भी देते हैं, पीवाईक्यू डिस्कशन भी करवाते हैं, वन टू वन जो बच्चा जुड़ेगा हमसे, उससे वन टू वन उसको हम गाइड करते हैं। उसके अलावा उस पेरेंट्स जो होते हैं, उनके साथ हर महीने हम इंटरेक्शन करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, और वो भी नाम मात्र के शुल्क पे। उसपे भी मैं ऊपर से ये कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो हमसे आकर के मिले, हम उनके लिए कुछ ना कुछ छूट कर देंगे, या अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चा है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको हम कोर्स दे देंगे। बाकी आप आरएएस बने तब नीम का थाना में खबर फैल गई मीडिया में, सब में। उसके बाद में आपको सम्मान भी हुआ जगह-जगह पे। कहाँ-कहाँ आपका सम्मान हुआ है? और सरस्वती स्कूल नीम का थाना, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़े भी हो, वहाँ भी आपका सम्मान हुआ है। जो मेरे गुरुजी हैं केपी सिंह सर, वो काफ़ी मतलब मैं दिल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। ये ओ जो हमने ऑफ़िस, ये जो अपना स्टूडियो बनाया था, उसके उद्घाटन में भी मैंने केपी सिंह सर को ही बुलाया था। तो सर से काफ़ी मतलब नज़दीकी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने मेरे को स्कूल में बुलाया, काफ़ी मेरे को सम्मान दिया, और मुझे अपने वो पुराने दिन भी याद आ गए जब मैं वहाँ पढ़ता था। उसके अलावा जैसे बहुत सारे समाजों ने, जैसे अग्रवाल समाज हो गया, जैसे वीर तेजाजी जो सेवा समिति है, उसके बाद हमारे ये यादव समाज ने जो दिया सम्मान, तो मैं सभी का मतलब जिन-जिन ने भी मतलब मेरे को सम्मान दिया, उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और उस उतना मैं शायद लायक नहीं हूँ जितना आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरी 20 साल की नौकरी बची है, वो पूरी ईमानदारी से और गरीब आदमी के लिए कुछ काम कर पाऊँ, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। बिल्कुल, विजय जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इस इंटरव्यू में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो विनम्रता, संघर्ष, ईमानदारी और सेवा की एक मूर्ति हैं विजय जी यादव, जो आरएएस अधिकारी बने हैं। तो धन्यवाद। देखते रहें झलको शेखावटी। बाकी इनके पिताजी से भी बात करते हैं। देखते रहें झलको शेखावटी। अगर आपको अच्छा लगा और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए, हम पूछने की इनसे कोशिश करेंगे या अभी जवाब देने की। और कोई अगर किसी गरीब परिवार के बच्चे को अगर ज़रूरत है गाइडेंस की, मार्गदर्शन की, तो इनसे ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोचिंग अगर जॉइन करनी है तो वो भी बातचीत कर सकता है। धन्यवाद। कमेंट में अगर कोई डाल देगा, तो मैं उसको देख करके और कॉन्टैक्ट भी कर लूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई नंबर डाल देगा तो कॉन्टैक्ट भी कर लेंगे। तो ये है किसी का अगर हमारे से भला हो, तो क्यों ना हम करें। तो वही विजय जी मानवता, इंसानियत और दया, प्रेम को लेके चल रहे हैं। ऐसे शख्स हर जगह हो तो इस देश में कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचारी है, जो बेईमानी है,
जो ईर्ष्या द्वेष है उन अवगुणों का सफाया होगा और ऐसे लोग ही इंसानियत मानवता को बढ़ावा देते हैं, जैसे विजय जी ने कहा। तो आप देख रहे हैं नीम का थाना में जिस शख्सियत ने पूरे शेखावटी संभाग राजस्थान में नाम रोशन किया है, विजय यादव, जो आरएएस में जिन्होंने टॉप रैंक 8वीं रैंक के साथ शानदार सफलता हासिल करके नीम का थाना नहीं शेखावटी का नाम रोशन किया है, उस होनहार सपूत के पिता हमारे साथ हैं। सर क्या नाम आपका? बद्री प्रसाद यादव। बद्री प्रसाद जी हैं और आज काफी खुश नजर आ रहे हैं कि इनका बेटा आरएएस बना है, इनका बेटा अब एक उच्च पद पर जाकर जनता की सेवा करेगा। तो क्या कहेंगे, आपका बेटे जो विजय जी हैं एयरफोर्स में थे पहले तो, और अब उनका आरएएस में सिलेक्शन हुआ, 8वीं रैंक उन्होंने सैनिक कोटे से पाई है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत मेहनत करके 8वीं रैंक इन्होंने पास की है, प्राप्त की है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। बिल्कुल, हमारे बेटे ने बहुत अच्छी। भैया आपने किस प्रकार से गाइडेंस किया? आपका भी यही सपना था क्या, या और कुछ बनाना चाहते थे? यही सपना कि एयरफोर्स की ड्यूटी करी इन्होंने 10-15 साल 20 साल, और फिर बाद में अब आरएएस में सिलेक्शन हो गया। शुरू से इनका आरएएस का था। अच्छा, शुरू से 5-6 साल हो गए थे इनको। हाँ, शुरू से ही। हाँ, अच्छा, 5-6 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे आरएएस की। हाँ, अब इनका सिलेक्शन हुआ है। कई बार भी हो गया था इनका, लेकिन इंटरव्यू में कुछ। तो अब लोग क्या कहते हैं आपको? बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो मतलब आपने किस प्रकार से क्या कहा, कब जैसे आप तैयारी करते थे घर पे, तो मेरे ख्याल से कहने की तो जरूरत पड़ी नहीं, पढ़ ले रहे बेटा, ये तो जरूरत पड़ी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, खुद ही इसने किया है, खुद का खुद ही। तो आपका भी सपना था? बिल्कुल था सर। और जो आपके बेटे चले गए, देहांत हो गया, उनका भी सपना था? उसका ज्यादा था, उसी ने मोटिवेट किया है हमको। अच्छा अच्छा, उसका बहुत तगड़ा सपना था। क्या नाम था उनका? रवि यादव। रवि यादव, जिनके जो विजय जी यादव के छोटे भाई थे, उनका देहांत हो गया अभी 2 महीने पहले। उस संघर्ष के दौर में भी इस परिवार की विजय यादव होनहार सपूत ने इन सभी परिवार को कहीं ना कहीं मजबूत किया है। जो दिवंगत आत्मा है रवि, उनकी आत्मा को भी कहीं ना कहीं शांति मिली है, और इस परिवार में एक गमगीन माहौल था जो कहीं ना कहीं उस विजय जी की आत्मा, रवि जी की आत्मा है, जो उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, कहीं ना कहीं खुश है। काफ़ी देखते होंगे कहीं भी, सूक्ष्म शरीर में हो या इस दुनिया में कहीं भी हो, तो कितनी अब खुशी है कि आपके बेटे आरएएस बने हैं, सपना पूरा किए हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है ना? बिल्कुल। और अपने बेटे की पुण्यतिथि पर क्या करोगे, गौशाला या जीव बेसहारा को? गौशाला में मैं तो रोज जाता हूँ गौशाला में। रोज जाते हो? हाँ, और गौस्वामी करेंगे। हाँ, और पुण्यतिथि पर आपके बेटे कह रहे हैं विजय जी कोई रक्तदान शिविर भी लगा सकते हैं उनकी याद में। करेंगे, बेटे का जो होगा वो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुशी है एक पिता की, सामने आप चेहरा करिए, पूरा नहीं दिखा, आप दिखाइए। तो ये खुशी है एक पिता की, जो होनहार इस नीम का थाना के कोहिनूर कहे जाने वाले 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। खास बात यह है, नीम का थाना में राजस्थान का डंका बज चुका है भाई, जिसमें 8वीं रैंक तो विजय जी यादव की है, उसके साथ साथ 496-91 कुछ सरिता जी चौधरी है उनकी है, फिर एक प्रकाश जी ओला उनकी 180 के करीबन है, मुझे कंफर्म नहीं पता अभी, और एक सोनू सिंह है बुदौली के, उनका भी। लेकिन सबसे टॉप रहे हैं विजय जी, जो एयरफोर्स में थे, जिन्होंने 6 साल लगातार प्रयास किए, 2 बार इंटरव्यू दिए, जबकि बार दूसरा इंटरव्यू था, और ये सफलता आपके सामने है। धन्यवाद। देखते रहे झलकोट शेखावटी। पूरा वीडियो देखें और कमेंट करें, आपके बच्चों को भी इस ओर ले जाएं जहां आपका पूरा परिवार खुश हो। धन्यवाद।